फिल्म स्टार्ट होती है और हम कबीर को देखते हैं जो अपने बेटी ध्रुव के साथ अपनी बेटी जानवी को कॉलेज से पिक करने आया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि जानवी अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ लद्दाख ट्रिप पे जाने का प्लान बना रही है। घर पहुंचकर कबीर की वाइफ ज्योति जो इस ट्रिप के लिए साफ मना कर देती है, पर जानवी अपने डैड को किसी तरह मना लेती है। इसके बाद कबीर कुछ रूल्स बनाता है जानवी के लिए कि जैसे तुम्हें रोज फोन करना पड़ेगा और सारे दोस्तों के कॉन्टेक्ट मुझे देने पड़ेंगे और डेली एक लाइव लोकेशन तुम्हें भेजना होगा। खैर अगले दिन कबीर अपनी फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस पे 2-3 दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए जाता है। कबीर रास्ते में एक ढाबे पे रुकता है। ढाबे पर कबीर को चाय पीने की इच्छा होती है, पर उसके पास छुट्टे पैसे न होने की वजह से दुकानदार उसे चाय देने से मना कर देता है। तभी हम एक अनजान आदमी को कबीर के लिए चाय लाता देखते हैं। कबीर पहले तो उस आदमी से चाय लेने से मना कर देता है, पर जब सामने वाला कबीर को ऑफर देता है कि आज मैं आपको चाय पिला रहा हूँ, कभी आप भी मुझे चाय पिलाकर हिसाब बराबर कर देना। इसके बाद कबीर मान जाता है और साथ ही अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करने के लिए उसके कहता है। और यहाँ वो अनजान आदमी कबीर को अपना नाम वनराज बताता है। वनराज अपने फोन में से अपनी बेटी की फोटो कबीर को दिखाता है। इसी बीच कबीर को किसी का फोन आता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। यहाँ पर जानवी को हम देखते हैं जो कि पराठे में ज्यादा ऑयल होने के कारण वो खाने से मना कर देती है, जिसपे वनराज अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और जानवी को ऑफर देता है कि ये पराठा मैं खा लेता हूँ, तुम बदले में स्वीट सा लड्डू खा लो। लड्डू खाते ही जानवी को अजीब सा फील होने लगता है। इसी बीच कबीर भी फोन करके अपने टेबल पे वापस आ जाता है। तभी वनराज जानवी को वही ऑयली पराठा खाने के लिए बोलता है और तो जानवी उसे बड़े प्यार से खाने भी लगती है। ये देखकर कबीर काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद कबीर अपनी फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस पे वापस आ जाता है। यहाँ पे पूरी फैमिली स्विमिंग पूल में एक साथ एंजॉय करती है। ज्योति टेरेस पे अपने बाल सुखा रही होती है कि तभी वनराज को वो मेन गेट पे यहाँ झांकते देखती है। ज्योति कबीर को सारी बात बता ही रही होती है कि हम देखते हैं कि वनराज तो ऑलरेडी घर में आ चुका है, जिसपे वनराज कबीर को कहता है कि मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है और मुझे मेरी बेटी से बात करना है, वैसे तुम्हें भी मेरी चाय का हिसाब बराबर करने का मौका मिल जाएगा। कबीर जिसके बाद वनराज को चार्जर ला के देता है और ज्योति उसके लिए चाय। दोनों के वहाँ से जाने के बाद जानवी वनराज के पास आके बैठ जाती है और अपने कॉलेज ट्रिप की बात करने लगती है, साथ ही उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती है। वनराज मौका देखकर जानवी को अपने वश में करने ही वाला होता है कि तभी ध्रुव आ जाता है। इससे वनराज डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गुस्से में जानवी से अपने भाई को सबक सिखाने के लिए कहता है। इसके बाद जानवी अपने भाई ध्रुव के साथ ऐसे रफली खेलती है कि ध्रुव की हालत टाइट हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब नॉर्मल हो जाता है, कबीर अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली खाना खा रहा होता है। तभी वनराज जानवी से फोन करके उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने को कहता है और जानवी तुरंत ऐसा करने लगती है। कबीर और ज्योति दोनों देख के शॉक हो जाते हैं। ये देखकर कबीर गुस्से से वनराज का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालने लगता है कि तभी वनराज के ऑर्डर देने पे जानवी कबीर के बीच में खड़ी हो जाती है। यहाँ तक ज्योति और कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जानवी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उसकी हर बात मान रही है। इस पे वनराज कबीर से बोलता है कि तुम्हारी बेटी अब मेरे वश में है, मैंने उस पे काला जादू किया है, अब मैं ही उसका भगवान हूँ, मैं जो बोलूंगा वो करेगी, मैं जहाँ बोलूंगा वहाँ खड़ा होगी, तुम्हें डेमो देखना है। इसके बाद वनराज जानवी को चाय पत्ती खाने को बोलता है। जानवी चाय पत्ती का पूरा पैकेट ही एक साथ खाने लगती है, जिसपे कबीर जानवी को ऐसा करने से रोकता है कि तभी वनराज के कहने पे जानवी अपने ही पापा को थप्पड़ मार देती है। यहाँ पे कबीर अपनी बेटी को छुड़वाने के बदले पैसे और प्रॉपर्टी देने का ऑफर करता है, पर वनराज कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस जानवी चाहिए। ऐसा सुनने के बाद कबीर को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो वनराज को मारने लगता है। वनराज जैसे तैसे दबी आवाज में जानवी को अपने भाई का सर फोड़ने का ऑर्डर देता है और जानवी फट से ध्रुव का सर सीढ़ी पे दे मारती है। ये देखकर कबीर के होश उड़ जाते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि मेन डोर की बेल बजती है। मेन डोर पे पुलिस खड़ी थी। गाड़ी पार्क देखकर पुलिस घर के अंदर आती है। पुलिस अंदर आकर सबका इंट्रोडक्शन लेने लगती है, जिसपे कबीर अपनी पत्नी ज्योति और वनराज को एज ए फ्रेंड बताना पड़ता है, क्योंकि वनराज ने जानवी को ऑर्डर दे रखा था कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा में से कोई भी होशियारी करता है तो तुम गैस सिलेंडर में आग लगा देना और घर को उड़ा देना। इसलिए कबीर और ज्योति पुलिस के आने पर भी उनसे मदद नहीं मांग पाते। खैर पुलिस बताती है कि ज्योति के नंबर से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कई बार मिस कॉल आए हैं, इसी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है। वनराज ज्योति और कबीर को तिरछी नजरों से घूरता है, जिसपे ज्योति तुरंत पुलिस से बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो कब से यहाँ पे बैठी हूँ, हो सकता है मेरे छोटे बेटे ध्रुव ने ये हरकत की होगी। जिसपे पुलिस ध्रुव को बुलाने को बोलती है तो कबीर पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि सर काफी रात हो गई है, ध्रुव अभी अभी थोड़ी देर पहले सोया है, अगर मैं उसे अभी उठाऊंगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जिसके बाद पुलिस कन्विंस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाते ही वनराज जानवी को नीचे आने को बोलता है, जो कि जानवी गैस को ओपन करके उसके हाथ में माचिस लेके बैठी थी।
वनराज आखिरी बचे फोन को भी जानवी से तोड़वा देता है। वैसे तो वनराज ने पहले ही घर के सभी टेलीफोन कनेक्शन, वाईफाई और मोबाइल तोड़वा दिए थे, पर ज्योति का फोन स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से पानी में चला गया था, जिसको सुखाने के लिए उसने चावल के डब्बे में डाल दिया था। इसी के साथ ज्योति और कबीर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इस टाइम पे कबीर अपने बेटे के सिर से खून निकलता देख लाचार हो जाता है और वो अपनी फैमिली को बख्श देने की बात करता है और एक बार फिर से पैसे देने की बात करता है, पर इस बार सरप्राइजिंगली वनराज मान जाता है। इसके बाद कबीर उसे पैसों से भरा एक बैग देता है। बैग लेके वनराज घर से बाहर निकल जाता है। कबीर को लगता है कि फाइनली सब ठीक हो गया, कि उसे बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। गेट खुलने पर कबीर एक बार फिर से वनराज को सामने देखता है। इसके बाद वनराज कबीर से कहता है कि तुम्हें क्या लगा, इन कागज के टुकड़े से तुम मुझे खरीद लोगे? ये सब तुच्छ मनुष्य की कमजोरियां हैं, पर मैं तो खुद भगवान हूँ। फिर वनराज उन सभी नोटों में आग लगाकर कबीर से कहता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो जानवी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। फिर वनराज वापस घर में आ जाता है। इसके बाद वनराज जानवी से डांस करने को बोलता है और उसे इतना नचवाता है कि जानवी पूरी तरह से थक जाती है। इसके बाद वनराज को नींद आने लगती है और वो जानवी को अपना बॉडीगार्ड बना के सो जाता है और जानवी को ये ऑर्डर देता है कि जो कोई भी मेरे पास आने की कोशिश करे उसे तुम चाकू मार देना। इस टाइम पे कबीर अपने बेटे ध्रुव के साथ बैठा होता है और माइक रिकॉर्डिंग हाथ में लेके कुछ सोच रहा होता है कि तभी मौका देखकर कबीर वनराज का मोबाइल लेने की कोशिश करता है, पर जानवी कबीर को चाकू दिखाकर मना कर देती है। पर कबीर फिर भी नहीं मानता तो जानवी अपनी ही पैंट में टॉयलेट कर देती है। कबीर शर्म से यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जानवी के अंदर डबल पर्सनैलिटी है, एक जो वनराज का हुक्म मानती है और दूसरा वनराज की कैद से छूटना चाहती है, पर कुछ नहीं कर सकती। ज्योति अपनी बेटी की हालत नहीं देख पाती और वनराज से मारपीट करने लगती है। इसी बीच कबीर भी वहां आता है और जानवी को अपने कंट्रोल में करने लगता है। इधर ज्योति दबा के वनराज को मारे जा रही थी, तभी वनराज जानवी को जोर जोर से दानवों की तरह हंसने का ऑर्डर देता है। जानवी की भयंकर हंसी सुन के कबीर और ज्योति अपने कान पकड़कर बैठ जाते हैं। मार खाने के बाद वनराज कबीर से बदला लेने की सोचता है और फिर जानवी को ऑर्डर देता है कि जाओ ये चाकू लो और ध्रुव को जान से मार दो। बस फिर क्या, जानवी दौड़ के ध्रुव के पास जाती है और पीछे पीछे कबीर और ज्योति भी भागते हैं। ध्रुव जैसे तैसे अपने आप को छुपा लेता है। इधर जानवी भी बड़ी चालाकी से कबीर और ज्योति को एक कमरे में बंद कर देती है और ध्रुव को पागलों की तरह ढूंढने लगती है। जानवी को थोड़ी देर बाद ध्रुव मिल जाता है। उसने छत का गेट लगा रखा था। जानवी कुल्हाड़ी से गेट को काट कर ध्रुव तक पहुंच जाती है और उसे छत से नीचे फेंक देती है। कबीर भी खुद को आजाद करके जब तक ध्रुव तक पहुंचता वो नीचे गिर चुका था। कबीर और ज्योति दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं कि तभी ध्रुव की सांसें चलने लगती है। इस टाइम पे कबीर और ज्योति को समझ आ चुका था कि उन्हें दोनों बच्चों में से किसी एक का बलिदान देना ही होगा। इस पे कबीर और ज्योति की रजामंदी से वनराज जानवी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कबीर ज्योति को ध्रुव के साथ हॉस्पिटल जाने को कहता है, खुद जानवी को छुड़ाने के लिए चला जाता है। कबीर सबसे पहले अपने वॉचमैन के घर जाता है। यहाँ पे वॉचमैन मस्त दारू पीकर सो रहा होता है। कबीर वॉचमैन का मोबाइल लेके वनराज के मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करने लगता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ज्योति और वनराज की फाइट हो रही होती है। इसी बीच मौका देखकर कबीर वनराज के मोबाइल में लोकेशन ऑन कर देता है। रास्ते में कबीर को वनराज के कुंडे दबोच लेते हैं और वो लोग कबीर को वनराज के चरणों में लाके रख देते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वनराज ने सिर्फ जानवी को ही नहीं बल्कि उसके जैसे 108 लड़कियों को वश में करके रखा था। वनराज कबीर को अपने पैरों में गिरा देखकर बहुत खुश होता है और इसी खुशी में वनराज ये सब करने का कारण बताता है कि पहले मुझे किसी को वश में करने के लिए सामने वाले की परमिशन लेनी होती थी। अपने मंत्र उसके अंदर डालने के लिए बिस्किट या लड्डू का सहारा लेना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मेरा ये हवन पूरा होगा मैं इन 108 लड़कियों की आहुति दे दूंगा। उसके बाद मैं पूर्ण रूप से भगवान में बदल जाऊंगा। फिर मुझे किसी के वश में करने के लिए उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। बस एक नजर ही काफी होगी। एक नजर उठाऊंगा और सामने वाला मेरा गुलाम बन जाएगा। इसके बाद वनराज अपने हवन में लग जाता है। तभी नीचे पड़े कबीर को आइडिया आता है और वो हवन की ही लकड़ी उठा के वनराज के पैरों में घुसा देता है, जिसपे वनराज जोर से चीखता है। मौका देखकर कबीर वनराज की जीप उड़ा देता है, जिससे अब वो कोई भी ऑर्डर नहीं दे पाएगा। मालिकों को तड़पता देख 108 लड़कियां कबीर पे हमला कर देती है, पर कबीर उन लड़कियों को वनराज की आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाता है। इसमें वनराज सबको नॉर्मल होने का कह रहा होता है और जिसके बाद सभी लड़कियां नॉर्मल हो जाती है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाता है जिसमें जब वनराज और कबीर आपस में फाइट कर रहे होते हैं, उसी बीच कबीर ध्रुव का माइक लेके अपने पॉकेट में ऑन करके रख लेता है और जैसे ही जब वनराज नॉर्मल होने वाली बात कहते हैं उसे रिकॉर्ड कर लेता है। ये रिकॉर्डिंग सुन के 108 लड़कियां नॉर्मल हो जाती है।
यहाँ पे जानवी अपने पापा से गले लगकर खूब रोने लगती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी पुलिस आके कबीर से उसका हालचाल पूछती है और कबीर को थैंक यू भी बोलती है कि तुम्हारी वजह से 108 लड़कियां अपने परिवार के पास पहुंच सकी है। इसके बाद कबीर द्वारा पुलिस से वनराज के बाद पूछने में पता चलता है कि अब वो अभी फरार है, जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। एक दिन हम कबीर को जंगल में एक मरे हुए चूहे के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर वनराज हमें दिखता है, जो कि किसी भिखारी की तरह लग रहा होता है। जीभ कट जाने के कारण वो बोल भी नहीं पा रहा था। कबीर ने वनराज को बेड़ियों में बांध कर रखा हुआ था और वो मरा हुआ चूहा भी कबीर वनराज के लिए लाया होता है। वनराज कबीर के सामने गिड़गिड़ाता है कि मुझे ये खाना नहीं खाना। गिड़गिड़ाता देख कबीर को सुकून मिलता है और वनराज को उसी हाल पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है और फिल्म खत्म। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।